Students, welcome to Hindi class. I hope you all are fine and safe at home. I am sure that your work is complete in your notebook. Let us start today's class. Students, लास्ट क्लास में हमने ग्रामर से चैप्टर आपका अनुच्छेद किया था और आज हम करने जा रहे हैं स्पर्श से आपका पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ये पाठ बेटे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरी शिखर यात्रा पाठ जो है बचेंद्री पाल जी द्वारा लिखा गया है। उन्होंने ये वो हैं जो एवरेस्ट के शिखर पहुंचने वाली प्रथम महिला भारतीय महिला हैं और इन्होंने चोटी पर पहुंचने के जो रोमांचकारी वर्णन है उस पाठ में किया है। बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो लगेगा कि हम भी एवरेस्ट के शिखर की यात्रा कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुने। देखिए कि कैसे कैसे उन्होंने बढ़ते हुए चुनौतियों का सामना किया है। एवरेस्ट अभियान की चुनौतियां सबसे पहले उन्होंने बताई हैं कि 7 मार्च 1984 को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला। उनसे पहले हिमपात के रास्ते को साफ करके बेस कैंप बनाने के लिए एक अग्रिम दल रवाना हो चुका था। मतलब जब वो चले तो उससे पहले एक दल आगे जाकर बर्फ़ को साफ करने के लिए वो चला गया था। लेखिका ने नमचे बाज़ार पहुंचकर एवरेस्ट को निखारा। जब वो नमचे बाज़ार में पहुंची तो वहां जाकर उन्होंने एवरेस्ट को देखा नीचे से। इस स्थान को जो है सागर माथा भी कहते हैं। अधिकतर शेरपा यहीं रहते और लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ़ का फूल भी देखा। पता चला कि जब पर्वत शिखर पर 150 किलोमीटर से भी अधिक गति से हवाएं चलती हैं ना, तो जो सूखी बर्फ़ होती है वो उड़कर एक फूल बन जाती हैं। अब बर्फ़ का वो जो ध्वज 10 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता है। शिखर पर चढ़ने वालों को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कठिनाइयाँ बहुत थी, लेखिका डर भी गई थी, लेकिन फिर भी वो इन चुनौतियों का सामना करना चाहती थी, इसलिए वो आगे बढ़ती गई। फिर कहती है कि 16 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुंचा तो समाचार वहां जाकर मिलता है कि खुम्बू हिमपात पर जाने वाले 16 शेरपा कुलियों में से बर्फ़ खिसकने के कारण एक शेरपा की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। अभियान दल के नेता कर्नल खुल्लर ने बताया, जो उनके दल के नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने बताया कि जो एवरेस्ट जैसे महान अभियान में ऐसे खतरे जो हैं उठाने पड़ते हैं, मृत्यु को सहज रूप से भी स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए तो तभी उनके जो नेता थे प्रेमचंद ने आकर बताया कि खुम्बू हिमपात का रास्ता साफ कर दिया गया है। रास्ते में पुल, रस्सियाँ तथा झंडियाँ भी लगा दी गई हैं जाने के लिए, और परंतु यदि हिमपात होता रहा तो यह काम दोबारा करना पड़ सकता है। और बेस कैंप पहुँचकर समाचार मिला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु भी हो गई है। इनका एक कुली की और एक रसोइया जो साथ आया था उनकी भी मृत्यु हो गई है। ये इनके लिए बड़ा दुखद समाचार था। खाना बनाने वाला ही चला गया। अब आगे लेखिका क्या कहती हैं। फिर हमें समस्याएं उत्पन्न हुई कि लेखिका ने एवरेस्ट को पहली बार इतनी निकट से देखा था। उसने पहाड़ियों से घिरी टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदी को भी निहारा। उसे पता चला कि जो हिमपात होता है ना, हिमपात के कारण कभी कभी बर्फ़ की चट्टानें उसी समय गिर जाती हैं, तत्काल गिर जाती हैं और धरती में दरार पड़ जाती है। उसे पता चला कि पूरी यात्रा में हिमपात रोज ही उसे तथा अन्य 1 दर्जन आरोहियों को छूता रहेगा। जो ये गए हैं 1 दर्जन व्यक्ति जो कह रही है अपने साथ जा रहे हैं, उनको कह रही है कि हिमपात से जूझना पड़ेगा। अगले दिन डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें एल्यूमिनियम की सीढ़ियों, लट्ठों तथा रस्सियों का उपयोग करना सिखाया। अब इनके यहाँ पर डॉक्टर मीनू है मेहता, वो सिखा रही हैं कि उन्होंने एल्यूमिनियम की सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, लट्ठे हैं, रस्सियों का प्रयोग कैसे करना है। तीसरे दिन उन्हें हिमपात से कैंप तक सामान ढोकर चढ़ाई करने का भी अभ्यास कराया जाता है कि बर्फ़ के बीच में से कैसे आप अपना सामान लेके जा सकते हो। लेखिका और रीता गोम्बू साथ साथ थे। दोनों के पास वॉकी टॉकी था और अपने हर कार्य की जानकारी बेस कैंप के कर्नल खुल्लर को दे रहे थे। 29 अप्रैल को अंगदोरजी, लोपसांग और गगन भी साउथ कोल पहुंच गए थे। अभी साउथ की तरफ पहुंच चुके हैं। यह काफ़ी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इन्हें एक वहां पर कैंप मिला। लेखक को याद आया कि बेस कैंप पर तेंजिंग अपनी पुत्री डेकी के साथ वहां आए थे। वहां जब बेस कैंप में ये पहुंचे तो इन्हें पता लगा कि वहां पर उनके जो तेंजिंग अपनी पुत्री डेकी के साथ वहां पर आए थे। लेखिका को याद आया कि बेस कैंप पर तेंजिंग अपनी पुत्री डेटी के साथ वहां आए थे। उन्होंने उसकी प्रशंसा में कहा था कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। अब इनका जो है कैंप जो है ग्लेशियर
जाकर उन्हें पता लगता है कि टूटना 16 मई को लेखिका ल्होत्से की सीधी ढलान पर लगाए अपने तंबू में सोई थी। कैंप में लोब्सांग, तशारिंग आदि 10 अन्य व्यक्ति भी थे। अचानक रात 12:30 बजे जोर का धमाका हुआ और बर्फ़ की एक चट्टान उनके शरीर को रगड़ती हुई निकलने लगी। अब वहाँ एक विशाल हिमपुंज बन गया था। कैंप तहस नहस हो चुका था और हर व्यक्ति चोटग्रस्त था। हर किसी को उस बर्फ़ से चोट लगी थी जो पहाड़ गिरा था। लोब्सांग ने स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया तथा लेखिका को बर्फ़ की कब्र से बाहर निकाला। वो भी उसके अंदर दब चुकी थी और उसको बाहर निकाला। लोब्सांग जी ने इतनी ऊंचाई पर यह सुरक्षा कार्य सचमुच साहसिक और बहुत अधिक सराहनीय था। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोट तथा हड्डी टूटने के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा था। कर्नल खुल्लर ने बचेंद्री से पूछा कि क्या वह भी वापस आना चाहेगी। बचेंद्री ने उत्तर दिया, नहीं सर, मैं नहीं जाऊंगी वापस। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके साथियों की सहायता करनी है, तो वो कह देती हैं। साउथ कोल कैंप पहुंचकर बचेंद्री ने चाय बनाई और अपने साथियों की, जय और मीनू की तलाश में बाहर निकली। उसकी दोस्त है उसके साथ जो गुम हो गई है वह उसमें, तो उसकी तलाश में निकली है। तंबू के बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी। कुछ ही दूरी पर मीनू मिली, फिर जय मिला। उसने चाय पी। तब लेखिका की ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी कि उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। वह कृतज्ञ हुआ। उसने जूस पिया और बचेंद्री का सामान लेकर साथ चल दिया। अब वे साउथ कोल पहुंच गए। यह पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह नाम से प्रसिद्ध है। शिखर यात्रा अब ये कर रही हैं। अगले दिन बचेंद्री सुबह 4 बजे उठी। चाय नाश्ता करने के बाद अंगदोर्जी से चढ़ाई करने के लिए कहा। अंगदोर्जी बिना ही ऑक्सीजन के चढ़ाई करता था, इस कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाया करते थे। उसने प्रस्ताव रखा कि वह तुरंत चढ़ाई करके आज ही वापस आना चाहेगा। बचेंद्री को लगा कि अंगदोर्जी के पांव ठंडे पड़ गए तो क्या होगा, परंतु उसे उस पर विश्वास भी पक्का था कि वह आएगा। सुबह 6:30 बजे अंगदोर्जी और बचेंद्री शिखर यात्रा के लिए निकल पड़े। बचेंद्री अपने साजो सामान के साथ काफ़ी गर्म थी। उन्होंने बिना रस्सी के चढ़ाई शुरू की। जमी हुई बर्फ़ शीशे की चादर के समान सख्त लग रही थी। उन्हें बर्फ़ काटने के लिए दांतों वाले फावड़े से काम लेना पड़ा। 2 घंटे में वे शिखर कैंप तक पहुंच गए। अंगदोर्जी को यह जानकर हैरानी हुई कि बचेंद्री अभी थकी नहीं थी। उसने बताया कि यदि वे इसी गति से चलते रहे तो दोपहर 1 बजे तक शिखर पर पहुंच जाएंगे। देखो बेटा, यहाँ तक कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना कि कैसे उन्होंने बर्फीली यात्राएं की, कैसे शिखर पर पहुँचे, रास्ता साफ़ किया, कितने दोस्तों को चोट लगी, फिर भी एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, और इतनी मुश्किल से शीशे जैसी बर्फ़ को काट कर और रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं। अब आगे क्या कहती हैं कि शिखर पर पहुँचने पर, मतलब शिखर कैंप पर चाय पीने के बाद वो पुनः चढ़ाई शुरू जब उन्होंने की तो लोहाटू एक जगह है। लोहाटू एक नॉयलाइन की रस्सी लेकर आता है जो अंगदोर्जी और बचेंद्री इसी रस्सी को पकड़कर इसके ऊपर चढ़ते हैं। लाहटून का संतुलन बनाने के लिए बीच में चला। लाहटून ने देखा कि बचेंद्री 4 लीटर ऑक्सीजन की बजाय 2.5 लीटर ऑक्सीजन ले रही है। उसने आपूर्ति बढ़ाई। अब बचेंद्री को वह कठिन चढ़ाई भी आसान लगने लगी। मतलब ऑक्सीजन जो उनके पास होगी वो 4 लीटर लेनी होगी और तो वो 2.5 लीटर ले रही थी। उन्होंने जब उसकी पूर्ति बढ़ाई तो वो आसानी से और ऊपर चढ़ने लगी। अचानक हवा की गति बढ़ गई। इस कारण बर्फ़ के झोंके भी उड़ने लगे, बर्फ़ उड़ने लगी ज़ोर ज़ोर से। तो दृश्य दिखना बंद हो गया था। बर्फ़ उड़ रही थी चारों तरफ। अचानक बचेंद्री ने देखा कि अब सामने कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई है। हाँ जी, क्या कह रही हैं कि सामने कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान सीधी नीचे चली गई है। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 बजे वे एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। उसके बाद उन्होंने ढलान एकदम सीधी नीचे चली गई और वह ऐसी पहली भारतीय महिला थी जो वहां पहुंची थी। अब उन्होंने एवरेस्ट चोटी को पहुंचकर
जो है 2 व्यक्तियों के साथ खड़े होने की जगह भी जहाँ नहीं थी, सामने हज़ारों मीटर लंबी ढलानें ही ढलानें थी। उन्होंने पहले बर्फ़ के फावड़े से वहाँ पर जगह बनाकर स्वयं को सुरक्षित किया खड़े रहने के लिए, और फिर घुटनों के बल बैठकर माथे को बर्फ़ से लगाया, सागर माथे के ताज को चूमा। उसने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र भी निकाला और हनुमान चालीसा निकाला, उन्हें लाल कपड़े में लपेटा, थोड़ी सी पूजा वहाँ पर बैठकर की, और फिर उन्होंने बर्फ़ में उन्हें दबा दिया। इस रोमांचकारी क्षण में उसे अपने माता पिता की बहुत याद आई, और बचेंद्री ने बताया कि अपने रज्जू नेता अंगदोरजी के प्रति आदर प्रकट किया। अंगदोरजी ने उसे गले से लगाकर बधाई भी दी वहाँ पर। और कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुँचे, उन्होंने फ़ोटो लिए। लाहाटू में ने कर्नल खुल्लर को चारों पर्वतारोहियों के चोटी पर खड़े होने की सूचना भी दे दी। कितनी खुशी की बात है ना बेटा। कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देना चाहूँगा, देश को तुम पर गर्व है। अब तुम जो नीचे जाओगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। है ना, कितना रोमांचकारी वर्णन कि वहाँ पहुँचकर कैसा लगा होगा उन्हें। जो अग्रमी दल था उनका, प्रेमचंद जी ने नेतृत्व किया था। फिर वो सागर माथा यानी कि समुद्र का माथा जिसे कहा जाता है, उसे वो चूमती हैं जाकर। और एवरेस्ट को नज़दीक से देखकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। उसकी टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदियाँ, गहरे बर्फ़, आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों से बांधकर ऊपर चढ़ना, उसे तोड़ना, बहुत ही रोमांचकारी वर्णन है इसमें। उन्होंने सारा वर्णन किया है एवरेस्ट शिखर का, और हिमपात के बारे में भी उन्होंने बताया कि कैसे बर्फ़ के फूल बन जाते हैं। तो ये था आपका एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा।